किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। बहुत लोगों को किडनी फेलियर हो रहा है, लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। कैंसर के पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं तो वह एक्सेप्ट करता है, लेकिन किडनी के पेशेंट को मेडिसिन बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कि पेशेंट का जब किडनी का ट्रीटमेंट चलता है तो दिन प्रतिदिन उसका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता चला जाता है और ईजीएफआर घटता चला जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कंटिन्यू घटता चला जाता है, यूरिया बढ़ता है और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ जाते हैं। माइग्रेन के लिए यदि बराबर आप पेन किलर खाएंगे तो निश्चित रूप से किडनियां खराब हो जाएंगी। तो यदि कोई डायबिटीज की दवा का सेवन करता है कंटिन्यू वे में और अगर डाइट अपना कंट्रोल नहीं करता है तो निश्चित रूप से उनकी किडनियां खराब हो जाएंगी। 5 साल में हो, 10 साल में हो, 15 साल में हो, किडनियां खराब हो ही जाएंगी। जब तक किडनी के बारे में हमको पता चलता है तब तक हम देखते हैं कि हमारा किडनी 40 से 30 से 50% से ज़्यादा खराब हो चुका है। किडनी पेशेंट को नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? इंटरमीडिएट फास्टिंग कितनी फायदेमंद है किडनी पेशेंट के लिए? जितनी भी डेंजरस बीमारियां हैं उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग तो निश्चित रूप से फायदा करता है। किडनी के किसी भी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किडनी बड़ा आसानी से ठीक हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी। डॉक्टर नवीन कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन कुमार, आज हम बात करेंगे किडनी की समस्या को लेकर। आजकल देखा जा रहा है कि किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। बहुत लोगों को किडनी फेलियर हो रहा है, लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, किडनी की समस्या कॉमन क्यों होती जा रही है? आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं पूरे ध्यान से सुनेंगे उसको। किडनी की समस्या कैंसर से ज्यादा या खतरनाक रोग है। किडनी की समस्या, कैंसर के पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं तो वह एक्सेप्ट करता है, लेकिन किडनी के पेशेंट को मेडिसिन बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पेशेंट का जब किडनी का ट्रीटमेंट चलता है तो दिन प्रतिदिन उसका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता चला जाता है और ईजीएफआर घटता चला जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कंटिन्यू घटता चला जाता है, यूरिया बढ़ता है और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ जाते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि किडनियां किस तरह से खराब होती हैं, क्यों खराब हो रही हैं। जी। अभी अपने आस पड़ोस में 3 बच्चे का एग्जांपल देता हूं जिनका उम्र मात्र बिलो 20 ईयर्स। एक बच्चा जो प्रतिदिन 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करता था और उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई और इस दुनिया में नहीं रहे। एक लड़की जो माइग्रेन की दवा का सेवन करती थी हमेशा और माइग्रेन के दवा के रेगुलर सेवन से उसकी किडनी खराब हो गई और वह भी इस दुनिया में नहीं रही। एक और लड़का अंडर 20, वह भी दर्द की दवाओं का सेवन रेगुलर वे में करता था और उसको भी किडनी खराब हो गई, वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो हमारे कहने का मतलब है कि यदि किसी को माइग्रेन का समस्या है या सिर में दर्द हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, यदि हम धूप में निकलते हैं या हम एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो थकान हो जाती है, या पोल्यूशन की वजह से सिर में दर्द होने लगता है, या कभी बॉडी के अंदर फीवरिश की समस्या होती है तो सिर में दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कोई बाम लगा लेंगे, थोड़ा सा अजवाइन का भाप ले लेंगे, हॉट फुट बाथ कर लेंगे, तो इससे भी सिर दर्द की समस्या ठीक हो सकती है, हो जाती है। जी। लेकिन हम क्या करते हैं, मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अंत में वो किडनी को बिल्कुल खराब कर देता है। आप माइग्रेन की बात कर रहे थे, मेरा इसमें सवाल है कि अगर किसी को इंस्टेंट इलाज करना हो माइग्रेन का तो वो क्या कर सकता है? देखिए, यदि किसी के सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रही है, उसमें उस समय हम क्या करते हैं, 2-2 बूंद तुलसी पत्ता का रस यदि हम दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर डाल देते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। या हमारे पास यदि तुलसी का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खांड जिसको हम लोग शक्कर बोलते हैं उसको लेकर के, या नहीं है तो मिश्री का भी सेवन किया जा सकता है, और सेंधा नमक लेकर के जीभ के नीचे रख के थोड़ी देर के लिए हम लेट जाते हैं तो उससे सर दर्द हमारा इमीडिएट चला जाता है। या यदि हम गर्म पानी के अंदर, एक मौसम के अनुसार, ठंड का मौसम है तो गर्म पानी और गर्मी का मौसम है तो ठंड पानी लेकर के
और अपने पैरों को लगभग 3 से 4 इंच के आसपास पानी के अंदर डुबो देते हैं, 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जिसमें हमारा पैर बर्दाश्त कर जाए तो हमारा सर दर्द चला जाता है। और अगर किसी को रेगुलर माइग्रेन है और मेडिसिन लेने के बाद भी उनका माइग्रेन नहीं जा रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन माइग्रेन के लिए यदि बराबर आप पेन किलर खाएंगे तो निश्चित रूप से किडनियां खराब हो जाएंगी। अब जी। बात करते हैं दूसरे फेज में। अभी 3 पेशेंट हमारे अंडर ट्रीटमेंट में हैं जो लंबे समय से डायबिटीज की दवा का सेवन कर रहे थे और तीनों पेशेंट की का क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ गया है। एक पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल 7.5, एक का 4.5, एक का 1.89। तो डायबिटीज की दवाओं के सेवन से भी अंत में किडनियां खराब हो रही हैं। तो जी। यदि कोई डायबिटीज की दवा का सेवन करता है कंटिन्यू वे में और अगर डाइट अपना कंट्रोल नहीं करता है तो निश्चित रूप से उनकी किडनियां खराब हो जाएंगी। 5 साल में हो, 10 साल में हो, 15 साल में हो, किडनियां खराब हो ही जाएंगी। तो यदि हम अपने डाइट को कंट्रोल रखते हैं तो उसका असर किडनी पर नहीं पड़ता है। यदि बहुत से पेशेंट हैं उनको मॉडर्न मेडिसिन पर ही बिलीफ है तो जो भी मेडिसिन वो लेते हैं उस मेडिसिन के साथ एक चंद्र प्रभावटी एक मेडिसिन आती है, बहुत फेमस मेडिसिन है, उसका सेवन करें और डाइट निश्चित रूप से कंट्रोल में रखें। सुबह के समय में जो संभव हो, मेथी का चूर्ण, गिलोय का चूर्ण या अजवाइन या जीरा, जो भी संभव हो सुबह के समय ले लिया करें। तो इससे क्या होगा कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है। और होता क्या है कि जब किडनियां फेल होने लगती हैं, जब उसके कॉम्प्लिकेशन शो होते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारा इतना % किडनी खराब हो गया है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि पानी कैसे प्रभाव डालता है किडनीज पर? देखिए, एक तो कोई भी चीज एक्सेस हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि हमारा नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन हम कर सकते हैं। और यदि किडनी में गड़बड़ी हो गई है तो उस कंडीशन में 1 से 1.5 लीटर पानी से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारा उसको होल्ड कर लेता है। क्योंकि किडनी का फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो हम जो पानी हम लेते हैं वो किडनी हमारा उसको होल्ड कर लेता है, जिससे पूरे बॉडी के अंदर, चेहरे के ऊपर, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग की वजह से भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, हमारे लंग्स पर प्रभाव पड़ता है, इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो पानी हमको, किडनी के पेशेंट को, खासकर जिनका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से ज्यादा है, तो उनको निश्चित रूप से 1 से 1.5 लीटर पानी से ज्यादा सेवन उनको नहीं करना चाहिए। सर कई लोग बात करते हैं कि सुबह खाली पेट पिया हुआ पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो लोग, कई सारे लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, तो क्या वो भी नुकसानदायक है? देखिए, 2-3 गिलास पानी पीना किडनी पर कितना नुकसानदायक होगा वो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि जो व्यक्ति पानी एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं उनको निश्चित रूप से हॉर्निया की समस्या हो जाएगी। हमारे बॉडी को जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है वह उतना ही हमारा बॉडी लेता है, बाकी हमारा बॉडी बाहर फेंक देता है। लेकिन किसी कारणवश यदि हमारा बॉडी का फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस पानी को वह होल्ड कर लेगा और हमारी आंतों की जितनी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, उससे ज्यादा यह पानी यदि होल्ड करता है तो हॉर्निया की समस्या बढ़ जाती है। और ऐसे हजारों लाखों पेशेंट हैं जो पानी का अधिक सेवन करते हैं और उनको हॉर्निया की समस्या हो गई है, क्योंकि उनको बतलाया गया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सुबह के समय में पानी पीना चाहिए। और एक्सेस पानी पिएंगे तो हमारे किडनी को भी बहुत अधिक वर्क करना पड़ेगा। जो किडनी 80 साल 90 साल चलने वाली होगी वह अधिक एक्सेस काम करने की वजह से उसका लाइफ बेस्ट टाइम स्पान भी घट जाता है। तो पानी हमको नॉर्मल वे में ही पीना चाहिए। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सिम्पटम्स क्या होंगे किडनी की शुरुआती, कि लोग, आम लोग पता कर सके कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है? जब तक किडनी के बारे में हमको पता चलता है तब तक हम देखते हैं कि हमारा किडनी 40 से 30 से 50% से ज्यादा खराब हो चुका है। क्रिएटिनिन लेवल को चेक करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा किडनी कितना % खराब हो चुका है। एक तो नॉर्मल वैल्यू हो गया हमारा क्रिएटिनिन का वैल्यू 1.5 से बिलो होना चाहिए जी। और यदि 1.5 से ज्यादा है क्रिएटिनिन का वैल्यू तो उसको हम अप्रोक्स 2 ले लेते हैं। तो यदि क्रिएटिनिन का वैल्यू अप्रोक्स हमने 2 ले लिया, उसमें 2 और ऐड करेंगे, 4 हो गया, इंटू 10,
तो 40% किडनी हमारी काम नहीं कर रही है। तो जी, हमारा किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन का, यदि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लगता है, चेहरे सूज जाते हैं, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, पूरा चेहरा जैसे लगता है कि अभी जस्ट सो करके हम उठे हैं, उस तरह से भरभराया हुआ चेहरा हमको देखने लगता है। हाथों की अंगुलियां सूज जाती हैं, पैरों में स्वेलिंग होने लगता है, बहुत देर बैठते हैं तो हमारे पैर सूज जाता है और काम करने से हम लोगों को थकान महसूस होने लगता है। इस तरह का यदि कॉम्प्लिकेशन शो होता है तो हम समझेंगे कि हमारे किडनी के अंदर में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। या कई बार होता है कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है, तो उस कंडीशन में भी हमको निश्चित रूप से चेक करके देखना चाहिए कि क्रिएटिनिन का क्या कंडीशन है, क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके अलावा ईजीएफआर का वैल्यू जब घट जाता है, ईजीएफआर हमारा 90 नॉर्मल वैल्यू है, 90 से एबव रहना चाहिए। 90 से जब एबव नहीं रहता है, 90 से जब बिलो हमारा आता है ईजीएफआर का वैल्यू, तो उस कंडीशन में भी हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है और यदि हम चेक कराते हैं तो पता चलता है कि किडनी हमारा खराब होने के, फेल होने के कंडीशन की तरफ जा रहा है। जी। अगर कोई शुरुआती लक्षणों को जाँच कर पता कर ले कि उसकी किडनी खराब होने वाली है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? डाइट कैसी होनी चाहिए और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसकी? देखिए, यदि हमारा न्यूली डायग्नोसिस पेशेंट है, कि यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी के अंदर, स्वेलिंग हो या ब्लड की कमी हो या श्वास लेने में तकलीफ हो और डायग्नोसिस हो गया कि हमारा पेशेंट का किडनी में गड़बड़ी हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको इमीडिएट ठीक किया जा सकता है यदि क्रिएटिनिन का लेवल बहुत अधिक नहीं बढ़ा हो तो। बहुत अधिक जी, बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में तो मेडिकेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि क्रिएटिनिन का लेवल बहुत नहीं बढ़ा हो तो उसको इमीडिएट हम लोग बैक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके लिए सबसे अच्छा है कि लगभग 1 मुट्ठी धनिया पत्ते का सेवन किया जाए जूस के फॉर्म में। सुबह के समय में, सुबह में खाली पेट यदि 1 मुट्ठी के आसपास, 100 ग्राम के आसपास धनिया पत्ती को मिक्सी में अच्छा से पीस करके उसको छान करके सुबह में खाली पेट यदि लेते हैं, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल करके, तो जो हमारा क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ा हुआ है, 1 सप्ताह के अंदर में जब चेक करेंगे तो 0.1, 0.2 वैल्यू कम हो जाता है। या जी, बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो वो भी कम होने लगता है। या बॉडी के अंदर ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और क्रिएटिनिन का लेवल भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और किसी मेडिसिन के सेवन से यदि स्वेलिंग नहीं जा रहा है, तो सबसे अच्छा है 1 गिलास पानी के अंदर लगभग 200 से 250 एमएल पानी के अंदर 1 चम्मच साबुत धनिया को रात को हम लोग भिगो देते हैं, 1 चम्मच 5 ग्राम के अप्रॉक्स रात को भिगो देते हैं। सुबह में उसका काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा इतना बनाते हैं कि लगभग 1 कप रह जाए और उसी पानी के अंदर में जो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ती, हरी हरी कड़ी पत्ती, ताज़ी हरी पत्ती, उसको यदि पीस करके और उसको पिलाते हैं पेशेंट को, तो 1 से 2 दिनों के अंदर में ही बॉडी के अंदर का स्वेलिंग जाने लगता है। जी, तो और हमारा इसमें क्या है कि डाइट हम लोग नहीं जानते हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और कितना भी अच्छा मेडिसिन ले लें, कितना भी अच्छा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करें, अगर हमारा डाइट ही अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई बेनिफिट क्रिएटिनिन के वैल्यू पर नहीं होता है। तो किडनी के पेशेंट को निश्चित रूप से डाइट पर ध्यान देना चाहिए। डाइट में क्या है कि सुबह के समय में फलों का सेवन हमको करना है। जी, फलों में फलों में भी बहुत ज़्यादा भ्रांति है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जी, लेकिन आपको मैं जो बतला रहा हूँ, उस फल को आप आसानी से ले सकते हैं। आप तरबूजे को ले सकते हैं, आप पपीते को ले सकते हैं, आप सेब को ले सकते हैं, आप खीरा को ले सकते हैं और अनार को भी हम ले सकते हैं। लेकिन अनार क्या करता है कि थोड़ा पचने में भी भारी होता है अनार। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा नहीं देंगे। यदि अनार का, जिसको बेदाना भी हम लोग बोलते हैं, अनार का सेवन यदि हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो क्रिएटिनिन के लेवल धीरे-धीरे घटने लगते हैं। तो उसको घटने में थोड़ी जितना तेज़ी से घटना चाहिए उतना नहीं घटता है अनार के ज़्यादा सेवन से। तो हम लोग क्या करेंगे, सप्ताह में लगभग आधा अनार लेकर के सप्ताह में आधा अनार, 1 दिन खा लिए आधा अनार,
3-4 दिन बाद ले लेंगे। तो जी, इससे क्या है कि हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा और बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएँगे। और जी, इसमें क्या है कि हर तरह के सब्जियों का सेवन हमको नहीं करना है। तो जो सब्जियों का सेवन करना है उसमें क्या-क्या सब्जियाँ हैं ध्यान से सुनिए। इसमें है कद्दू है जिसको घिया हम लोग बोलते हैं, घिया का सेवन करना है, झिंगनी का सेवन करना है, घिउड़ा का सेवन करना है, गोभी का सेवन करना है, गोभी का तीनों फॉर्म, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गाजर, अदरक, लहसुन, प्याज इसका सेवन हमको करना है। और प्रतिदिन प्रतिदिन हमको सलाद का सेवन करना है, जिस सलाद के अंदर में एक छोटी-सी लहसुन की कली होगी, एक छोटा-सा मीडियम साइज़ का प्याज होगा, एक मीडियम साइज़ का टमाटर होगा, एक चुकंदर इसमें नहीं लेते हैं, एक गाजर होगा, एक मूली होगा, नींबू डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल करके हम लोग सलाद का सेवन करेंगे। जी, और इसके अंदर हम लोग चटनी ज़रूर लेते हैं। किडनी के पेशेंट को जिसका डायलिसिस चल भी रहा है या क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ भी है, उस कंडीशन में भी हम लोग एक चटनी का सेवन करते हैं, जिसमें धनिया की पत्ती हो गई, थोड़ा-सा अदरक ले लेंगे, थोड़ा-सा लहसुन ले लेंगे, हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ा-सा यदि नमक नहीं डाले तो अच्छा, साधारण नमक तो लेना नहीं चाहिए किडनी के पेशेंट को, लेकिन हल्का-सा सेंधा नमक सेवन किया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जी, और हर एक आटा का सेवन भी इसमें नहीं करते हैं, हर एक अनाज का सेवन भी इसमें नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग बार्ली जिसको जौ बोलते हैं, जौ की दलिया या जौ के आटा का सेवन किया जाए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, और अलसी जिसको हम लोग तीसी भी बोलते हैं, तीसी का निश्चित रूप से सेवन दोनों तीनों टाइम करना चाहिए। तो जी, इससे बड़ा तेज़ी से बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आने लगता है, स्वेलिंग खत्म होने लगती है और क्रिएटिनिन का लेवल भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। सर इसमें आपने बात करी कि हीमोग्लोबिन डाउन होने लग जाता है, तो हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन-सा जूस पी सकते हैं या फिर क्या कोई और उपाय है? देखिए, जूस तो हमको किडनी के पेशेंट को पीना नहीं है ज़्यादा। जिस चीज़ को हम लोग चबा के खा सकते हैं, लार के अंदर लार से यदि वो फल हमारा मिक्स होता है, तो बॉडी उसको पचा भी लेता है और उसको एब्ज़ॉर्ब भी कर लेता है। तो जी, किसी भी जूस का सेवन हम नहीं करेंगे। हाँ, हीमोग्लोबिन यदि हमारा घट गया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ईजीएफआर का वैल्यू कितना है। ईजीएफआर वैल्यू यदि हमारा कम है, तो हमारा उतना बॉडी के अंदर फ़िल्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो फ़िल्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ेगा। जी, फिर भी हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए सेव, संतरा और सप्ताह में 2 दिन अनार का सेवन यदि हम लोग करते हैं, तो धीरे-धीरे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। लेकिन यदि क्रिएटिनिन का लेवल कम नहीं हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन हमारा जनरली नहीं बढ़ता है। लेकिन क्रिएटिनिन का लेवल यदि हम जो डाइट का प्रोटोकॉल बताए हैं, उसको यदि फॉलो किया जाए, तो धीरे-धीरे क्रिएटिनिन कम होने लगता है। जब क्रिएटिनिन का लेवल कम होने लगे, जब क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल होने लगे, तो उस कंडीशन में हम गेहूँ के आटे के अंदर मड़ुआ का आटा मिक्स करके भी हम लोग उसको रोटी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो जी, इससे भी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आता है और धीरे-धीरे हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगता है। और स्ट्रेंथ के लिए बिना घी में भुना हुआ मखाना का सेवन भी किया जाता है। तो मखाना भी बॉडी के अंदर बड़ा स्ट्रेंथ देता है और यह किडनी के लिए भी बड़ा लाभ करता है। जी। सर फ़िल्ट्रेशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं फिर? यदि ईजीएफआर का लेवल कम हो गया है और क्रिएटिनिन का लेवल यदि बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में तो हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस पेशेंट को क्या प्रोटोकॉल दिया जाए, खासकर मेडिसिन का। जी, यदि पेशेंट अच्छे से डाइट ले और हम लोग मेडिसिन जो देते हैं, मेडिसिन का सेवन करता है, तो लगभग 1 महीने के अंदर में 1.5 से 2 पॉइंट क्रिएटिनिन का वैल्यू कम हो जाता है। ईजीएफआर को बढ़ने में जैसे होता क्या है कि हमारे किडनियों के अंदर जो किडनियों की जो सेल होती है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन यदि डेड हो गया है, तो डेड नेफ्रॉन को तो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो नेफ्रॉन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, डिफ़ॉर्मिटी आ गई है,
उसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है जी, और धीरे धीरे किडनियां काम भी करने लगती हैं। तो ईजीएफआर को ठीक करने के लिए डाइट का प्रोटोकॉल, मेडिसिन का प्रोटोकॉल और हॉट हॉट इमल्सन बाथ, लगभग 40 डिग्री पानी के अंदर में अपने पैरों को, दोनों पैरों को रखते हैं और थोड़ी सी पानी पी करके और सिर के ऊपर एक भींगा हुआ तौलिया हम लोग रखते हैं। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर से जो हमारा किडनी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन हमारा बॉडी का स्किन धीरे धीरे करने लगता है। जी, तो यदि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने लगता है तो किडनियों की फंक्शनें अच्छे से काम करने लगती हैं। फिर हमारा ईजीएफआर भी बढ़ने लगता है और क्रिएटिनिन का लेवल भी कम होने लगता है। लेकिन इस कंडीशन में कोई भी बाहरी चीज, खासकर खाने के रूप में, हम लोग इसका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। दूध का सेवन हम लोग इसमें बिल्कुल नहीं कराते हैं। नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं कराते हैं। किसी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। और भी जितने प्रोटीन युक्त सप्लीमेंट हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेशेंटों का क्रिएटिनिन का लेवल 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 15-15, 20-20 दवाइयाँ पेशेंट ले रहा है। एक तो बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, 15-20 मेडिसिन कहाँ से वह पचा पाएगा? उसके जी, ऊपर से देखते हैं हम लोग प्रोटीन का सप्लीमेंट अलग से दे दिया जाता है। तो ये बॉडी हमारा एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, जिसके कारण क्रिएटिनिन का लेवल हमारा क्रिएटिनिन का लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है। तो जी, इसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे, तब जा करके हमारा क्रिएटिनिन का वैल्यू नॉर्मल हो जाता है। जी, लेकिन हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। किडनी से किडनी के किसी भी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किडनी बड़ा आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए किडनी के लिए जो भी प्रोटोकॉल बताए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें खुद से कुछ खा लेंगे, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में कोई मेडिसिन कुछ काम नहीं करता है। जी, और यदि पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है कोई भी और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट घर पर ही 10 पत्तियां पीपल की, 30-40 पत्तियां अगर नीम के, इसको उबाल करके पिया जाए, तो वो भी क्रिएटिनिन के लेवल को कुछ कम करने में बड़ा सहायक होता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से योगासन, प्राणायाम किडनी पेशेंट कर सकते हैं, उनके लिए अच्छे होंगे? किडनी पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम और एक्यूप्रेशर निश्चित रूप से करना चाहिए। हमारे दोनों हाथों के सेंटर में जो पॉइंट होता है, वो हमारा किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है। तो इस जितना हमारा उम्र है, उस हिसाब से इस पॉइंट को हम लोग ठीक, हमारे हथेली का सेंटर जो पॉइंट होता है वही किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग दबाते हैं जितना हमारा उम्र है। इसके अलावा हमारे पांचों अंगुलियों से ठीक किडनी के सेंटर पर 9-9 बार उसको हम लोग धीरे धीरे से ऐसे ऐसे से मारते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह से पांचों अंगुलियों से इस पर लगाते हैं। फिर इसी हाथ को, फिर इसी अंगुली को, फिर दूसरे हाथ पर इस तरह से हम लोग प्रेशर देते हैं। इसके अलावा हम लोग इस पर प्रेशर देते हुए, हमारे हथेली के बीच में प्रेशर देते हुए कपालभाति हम लोग करते हैं। जी, इसमें बहुत ज्यादा प्राणायाम नहीं करना होता है और बहुत ज्यादा देर तक प्राणायाम भी हम लोग नहीं करते हैं। पेशेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से इसमें हम लोग प्राणायाम कराते हैं। जी, तो कपालभाति 2 से 4 मिनट का हम लोग इसमें कराएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम धीरे वाला, लंबी गहरी छाती के अंदर श्वास भरना और धीरे धीरे छोड़ देना, भस्त्रिका प्राणायाम कराते हैं। और उसमें चंद्रभेदी प्राणायाम कराते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं कि अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद कर देते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं। श्वास लंबा और गहरा होना चाहिए। श्वास धीरे धीरे लेंगे लेकिन लंबा लेंगे। दाहिने से छोड़ देंगे, फिर बाएं से लेंगे। इसी क्रम को दाहिने से श्वास लेके बाएं से नहीं छोड़ना है, केवल बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम इसको बोलते हैं। जी, क्योंकि किडनी के पेशेंट को शरीर के अंदर शीतलता देनी होती है और हम देखते हैं कि किडनियां उन्हीं की खराब होती हैं अधिकतर पेशेंट का,
80% तो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और 10 से 12 पेशेंट जो हैं ब्लड प्रेशर के होते हैं और कुछ पेशेंट होते हैं जो दर्द की दवाओं के साइड इफेक्ट से, बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उनका किडनी में गड़बड़ी होती है। तो यदि हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है, हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी डाउन होने लगता है, बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो भी बैलेंस होने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहने लगता है और डाइट भी अच्छा लेंगे तो तीनों का लाभ हमको मिल जाता है। जी। सर, किडनी के पेशेंट और कौन-कौन से काढ़े पी सकते हैं? किडनी के पेशेंट एक तो धनिया, हरी धनियों को का जूस निकाल के ले सकते हैं, साबुत धनिया का काढ़ा बना के ले सकते हैं, जीरा का काढ़ा बना के ले सकते हैं, गोखरू और पुनर्नवा का भी काढ़ा बना करके ले सकते हैं। या जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट वह नीम पत्ती और पीपल का जूस नहीं ले पाते हैं, तो वैसे पेशेंट उसका काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं, वो भी बड़ा लाभ करता है। जी। सर, नीम की पत्ती और पीपल की पत्ती आप बात कर रहे थे, कितनी-कितनी पत्तियाँ लेनी है? दोनों मिलकर के लगभग 100 ग्राम के आसपास लेते हैं हम लोग, तो 5-7 पत्ते ले लेंगे हम लोग पीपल के और 30-40 पत्तियों को ले लेते हैं हम लोग नीम के। तो अप्रॉक्स पीपल का पत्ता स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए और उसके बीच का जो डंठल है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तब उसका काढ़ा बनाते हैं और तब बड़ा अच्छा लाभ करता है। सर, किडनी पेशेंट को नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? देखिए, किडनी पेशेंट को पोटेशियम के लेवल से यदि देखें, बॉडी के अंदर यदि सूजन है, क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में जैसा आपको बतलाया गया है कि पानी का सेवन हमको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पानी का सेवन बॉडी होल्ड करने लगता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लगता है। तो सबसे अच्छा है कि जब तक हमारा क्रिएटिनिन का लेवल 1.6 तक नहीं आ जाता है, तब तक नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और किडनी के पेशेंट को विटामिन D3 का सेवन 60,000 यूनिट में सप्ताह में 1 दिन निश्चित रूप से करना चाहिए। तो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और स्वेलिंग दोनों में इसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। सर, आप विटामिन D3 की बात कर रहे थे, तो विटामिन D3 हम नेचुरल तरीके से कैसे ले सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग धूप में बैठ करके भी विटामिन डी हमारा बॉडी खुद बना लेता है, जी। लेकिन जब किडनियां खराब हो जाती हैं तो उस कंडीशन में जितना बॉडी को हमारा विटामिन D3 चाहिए, वह प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि वह बॉडी हमारा उतना विटामिन डी नहीं ले पाता है। तो उस कंडीशन में कुछ दिनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन डी 60,000 यूनिट में वीक में वन टेबलेट या सैचेट फॉर्म में रहता है, उसको पानी में घोल के रात्रि के समय में एक टाइम देते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट होने लगता है, फिर पेशेंट धूप में बैठने लगता है, फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर, इंटरमिटेट फास्टिंग कितनी फायदेमंद है किडनी पेशेंट के लिए? किडनी ही नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं, खासकर क्रोनिक और जितनी भी डेंजरस बीमारियां हैं, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग तो निश्चित रूप से फायदा करता है। हम लोग अपने जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, सारे पेशेंट को शाम में 6 से 7 बजे तक निश्चित रूप से भोजन करा करके हम लोग छोड़ देते हैं। और जब हमारा 2 से 3 घंटे के अंदर भोजन के बाद, खासकर रात्रि में जब हमको समय मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी एक तो हमारा भोजन को पचाने का काम करता है, दूसरा हमारा बॉडी हीलिंग का भी काम करता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इंसुलिन का सिक्रीशन 8 बजे के बाद, रात्रि में 8 बजे के बाद उतना अच्छे से हो नहीं पाता है, तो हमारा भोजन के पाचन भी अच्छे से नहीं होगा। और धूप से जो अग्नि मिलती है, वह अग्नि जैसे पहले के समय में हम देखते थे कि जैसे जैसे सूरज अस्त होता था, सभी लोग अपने भोजन को कर लेते थे, जिसके कारण से खाना का अच्छे से पाचन हो जाता था। सुबह के समय में मोशन भी बड़े अच्छे से हो जाता था। तो इसके करने से किसी की किडनियां तो नहीं खराब होती थी, लेकिन लेट नाइट भोजन करना भी किडनी के पेशेंट के लिए बड़ा ही खतरनाक है। यदि कितना भी प्रोटोकॉल फॉलो करें और रात को 10-11 बजे हम लोग भोजन करते हैं, खासकर किडनी के पेशेंट, तो उससे कोई बेनिफिट किस
पेशेंट को मिलने वाला नहीं है। तो सर भोजन निश्चित रूप से जी, समय पर करना चाहिए और जब तक हम 7 बजे के आसपास भोजन नहीं करेंगे, हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग निश्चित रूप से 12 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए। 12 घंटे से अंदर का इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी का हीलिंग नहीं करता है और ऑटोफेजी जो है एक्टिवेट नहीं होता है। तो जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारा 7 बजे करेंगे, आराम से 12 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। सर ऐसा कहा जाता है कि लोग नींबू पानी पीते हैं किडनी के पेशेंट, तो क्या उनको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? सॉरी, ये बात मैं बतलाना भूल गया। किडनी के पेशेंट को नींबू पानी निश्चित रूप से पीना चाहिए। नींबू पानी भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और जैसा कि मैंने चटनी के लिए वो बोला आपको, धनिया के अंदर यदि आंवला का चटनी धनिया के अंदर यदि हरा आंवला डाल करके भी चटनी लिया जाए तो वो भी बड़ा लाभ करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, खासकर मॉडर्न मेडिसिन में, जो साइट्रस युक्त फ्रूट को बोलते हैं नहीं लेने के लिए। लेकिन हम लोग तो अपने सारे पेशेंट को देते हैं और सारे पेशेंट हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक नींबू का सेवन सुबह से शाम तक करना चाहिए। नींबू किडनी के पेशेंट के लिए बड़ा लाभ करता है। जी। सर कैसे करना चाहिए नींबू का सेवन? कोई तरीका है इसका? नहीं, नींबू को सलाद के ऊपर भी डाल करके हम लोग ले सकते हैं और पानी के अंदर डाल करके भी उसको पी सकते हैं। कुछ विशेष इसके लिए अलग से कुछ ऐसा प्रोटोकॉल उसके लिए नहीं है। पानी के अंदर डाल के ले सकते हैं, सलाद में डाल कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। डॉक्टर नवीन आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः आपका और आपके दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।